नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले और आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन में सबसे पहले बात रुपेश सिंह हत्याकांड की, जिसका आज 8वां दिन पूरा हो चुका है। पिछले मंगलवार को रुपेश की हत्या की गई थी और तब से अब तक जांच ही जारी है। कई एंगल से इस वक्त इसकी जांच की जा रही है, लेकिन अब जब सवाल कई हैं, अभी तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। कल एसआईटी की टीम ने टेंडर एंगल से कई जगहों पर पूछताछ की है और यह बताया जा रहा है कि ठेका विवाद की वजह से हत्या के एंगल को लेकर फिलहाल एसआईटी ने कल पीएचईडी और जल संसाधन विभाग में जानकारी जुटाई है। खबर यह भी सामने है जहां पर दोनों विभागों में टेंडर के बारे में टीम को कुछ जानकारी भी हासिल हुई है। कहा जा रहा है कि रुपेश के भाई और रिश्तेदार लेवल 3 ठेकेदारी करते थे। लेवल 3 मतलब कि 1.5 से 3.5 करोड़ के बीच ठेकेदारी होती थी। इसका टेंडर विभाग में नहीं बल्कि जिले में होता है। जानकारी मिलने के बाद टीम 4 जिलों में जांच करेगी। एयरपोर्ट की पार्किंग को लेकर उनको विवाद था, फिर उनके जो भाई और बहनोई की जो बात है कि ठेकेदारी की बात है, वो ठेकेदारी भी लेते हैं। जब हमारे सिटी एसपी भी गए थे 2-3 विभाग में, वहाँ पर उन्होंने पीएचडी में भी गए थे और वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट में भी गए थे। वहाँ पर जो उन्होंने प्रॉविडेंट ठेकेदारी की बात आई थी उसको उन्होंने छानबीन किया है और हम लोगों को पता चला है कुछ ठेके उन्होंने दिए थे। देखिए, मल्टीपल मोटिव्स आ रहे हैं और सभी पे अनुसंधान हम लोग कर रहे हैं और हम लोग पैरेलल कई दिशा में हम लोग अपने इंटेलिजेंस को गैदर कर रहे हैं और टेक्निकली भी अनुसंधान बढ़ा रहे हैं। एसटीएफ भी लगी हुई है। हम लोग को उम्मीद है कि हम लोग जल्दी केस क्रैक करेंगे। और सहयोगी संजय हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, अब ठेकेदारी का एंगल भी इस पूरे प्रकरण में शामिल होता हुआ, क्या ये माने कि अब पुलिस बहुत जल्द इसे लेकर कोई जानकारी सामने रखती हुई नजर आएगी? क्योंकि सवाल इसलिए भी कि जब से ये घटना हुई है पुलिस ने कोई भी जानकारी मीडिया से साझा नहीं की। देखिए, भले ही पुलिस ने मीडिया से कोई जानकारी साझा नहीं की हो विभाग, लेकिन न्यूज 18 की खबर पर यह मुहर है। न्यूज 18 ने तमाम जो एंगल है उनको पिछले दिनों दिखाया था कि किस किस एंगल पर पुलिस जांच कर रही है। टेंडर का विवाद जो था उसको भी न्यूज 18 ने प्रायोरिटी बेसिस पर दिखाया था कि जो टेंडर का विवाद है वो भी एक हत्या का कारण हो सकता है। और आखिरकार कल एसआईटी की टीम जो है सिटी एसपी विनय तिवारी के नेतृत्व में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग और जल संसाधन विभाग में पहुंची थी और ये बात साबित हुई है कि जो उनके परिजन थे रुपेश के, वो ठेकेदारी का काम करते हैं। इन दोनों विभागों से जुड़े हुए कई टेंडर उनको मिले हैं, लेकिन ये टेंडर जो है वो जिलों तक सीमित है। ऐसे में 3-4 जिलों के नाम आ रहे हैं। अब एसआईटी की टीम उन जिलों में जाएगी। एक और महत्वपूर्ण एंगल इसमें आया है कि जो पटना एयरपोर्ट पर सोना तस्करी के रूप में तस्करी के आरोप में लोग जो पकड़े गए थे वो फिलहाल बेऊर जेल में बंद हैं। तो अब पुलिस ने उनको भी फोकस किया कि कहीं सोना तस्करी से जुड़ा हुआ तो ये मामला नहीं हो सकता। तो तमाम ऐसे जो एंगल हैं उसको पुलिस खंगाल रही है और एसएसपी और आईजी का अपने बयान सुना कि किस तरीके से पुलिस ने मल्टीपल जो एंगल है उस पर अपनी जांच तेज कर दी है। और निश्चित तौर पर पुलिस जो अधिकारी हैं वो आश्वस्त कर रहे हैं और वो दावा कर रहे हैं कि इस मामले का पटना पुलिस या फिर बिहार पुलिस जल्दी खुलासा करेगी। जी बिल्कुल संजय, तो क्या ये भी मानकर चलें कि रुपेश सिंह भले ही वहां पर स्टेट हेड की भूमिका में थे इंडिगो के, लेकिन इसके अलावा भी उनकी संलिप्तता इन तमाम स्तरों पर रही थी और इसी वजह से पुलिस भी इससे पुख्ता मानते हुए आगे बढ़ रही है? देखिए, निश्चित तौर पर वो केवल एक इंडिगो एयरलाइंस के स्टेशन हेड नहीं थे, बल्कि उनका दायरा काफी बढ़ा हुआ था। कई जगह उनकी एक्टिविटी थी, उनकी गतिविधियां थी। लिहाजा पुलिस भी मल्टीपल एंगल पर इसी लिहाज से काम कर रही है और पुलिस को उम्मीद है कि इस पूरे मामले का पटाक्षेप पटना पुलिस या फिर बिहार पुलिस ही करेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। तो एडीजी पुलिस मुख्यालय ने रुपेश हत्याकांड की गुत्थी जल्द सुलझा लेने का न सिर्फ दावा किया है, बल्कि उन्होंने ये भी कह दिया है कि इस हत्याकांड में शामिल सभी लोग बहुत जल्द सलाखों के पीछे होंगे। चल रहा है और सभी दिशाओं में चल रहा है। जो भी सूत्र मिल रहे हैं या जिस प्रकार की भी जो है सूचनाएं मिल रही हैं उनका वेरीफाई किया जा रहा है विभिन्न टीमों के द्वारा। राज्य के अंदर भी और जहां आवश्यकता पड़ रही है राज्य के बाहर भी उनका सत्यापन किया जा रहा है। कुछ लीड्स मिले हैं जिस पर वर्क किया जा रहा है। उम्मीद रखिए कि शीघ्र ही हम हत्या के कारणों तक पहुंच सकेंगे और कांड का उद्भेदन हो सकेगा। और अब बात बिहार में सर्दी के सितम की। उफ,
ये हाड़ कपा देने वाली ठंड, कोहरा और कोल्ड का डबल अटैक। कुहासे से सूरज का तेज हुआ मध्यम। कई शहरों में कोहरा और धुंध। ये ठंड है प्रचंड। तो देखिए ये ठंड प्रचंड है, ये हम क्यों कह रहे हैं। मुजफ्फरपुर की खबर जहां पर सर्दी का कहर जो है वो साफ नजर आता है। जिले का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा रहा है और आसमान में धुंध और कोहरे की वजह से बिहार विश्वविद्यालय की परीक्षाओं ने छात्रों की मुश्किलों को और ज्यादा बढ़ा दिया है। पूरे हालात का जायजा लिया संवाददाता सुधीर कुमार ने। मुजफ्फरपुर में कई दिनों से सर्दी का सितम जारी है और आज के ताजा हालात को हम दिखाते हैं कि आप देखिए हम पहुंचे हैं कॉलेज में। आप देखिए आसमान में धुंध की क्या दशा है और इस धुंध के साथ साथ पाला गिर रहा है। जरा हम लोग नीचे की ओर दिखाएंगे कि देखिए जमीन पर जो पाला की बूंदें गिरती है उसकी वजह से नमी है और ये लोग पहुंचे हैं कॉलेज में। आज चूंकि बिहार यूनिवर्सिटी में एग्जामिनेशन से ग्रेजुएशन के ये कुछ मॉर्निंग वॉक करने वाले लोग पहुंचे हैं। हम लोग जानेंगे इनसे कि आज जो ठंड के हालात हैं उसको लेकर क्या स्थितियां हैं, उससे क्या परेशानी हो रही है। कहाँ से आए हैं जी? सर हम मुजफ्फरपुर से आए हैं। अच्छा, और ठंड बहुत बढ़ रहा है। तो आज तो एग्जाम है ना? जी सर। तो कैसे होगा? वो तो सर अब एग्जाम है तो देना ही पड़ेगा। आज तो बड़ी एकदम ठंडा है। जी सर। कैसे होगा एग्जाम? अब एग्जाम है तो देना ही होगा। देना है। दिक्कत हो रही है? ठंड है तो दिक्कत होगी। क्या क्या दिक्कतें हो रही है? जैसे ठंड है, दूर से आना पड़ता है, बहुत ज्यादा दूर से आना पड़ता है। क्या नाम हुआ? सरिता कुमारी। सरिता थी, ये बता रही थी। आप भी कुछ बताइए, क्या हालात है? हालात तो बहुत गंभीर है, ठंड तो बहुत बढ़ गई है, लेकिन एग्जाम है तो कैसे हो तो देना ही होगा। कि एक तरफ सर्दी है और दूसरी तरफ जो विश्वविद्यालय प्रबंधन ने परीक्षा का टाइमिंग शेड्यूल किया उसकी वजह से ज्यादा परेशानी है। मॉर्निंग वॉक करने आए हैं बुजुर्ग आदमी, पूरी तैयारी में है आप ठंडा से निपटने के लिए? ठंडा से निपटने की तैयारी में है, फिर भी ठंडा ज्यादा है। ठंडा है। क्या सलाह देंगे लोगों को? सलाह देंगे ठंडा से बचने के लिए, और क्या सलाह देंगे। पीछे देख सकते हैं कि कोहरा कितना गहरा है, पाला भी गिर रहा है और खास परेशानी उन विद्यार्थियों को है जिनके आज एग्जामिनेशन शेड्यूल है। दूर दराज के इलाकों से उन्हें आना पड़ा है, परीक्षा देनी है और साथ में जो मॉर्निंग वॉक में बुजुर्ग निकले हैं उन लोगों को भी परेशानी है। तो सर्दी ने जनजीवन को प्रभावित किया है, अस्त व्यस्त किया है। ये हालात हैं मुजफ्फरपुर के। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। तो ये हालात सिर्फ मुजफ्फरपुर के नहीं है, गोपालगंज की तस्वीर भी कमोबेश ऐसी ही है। कड़ाके की ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आता है। जिले में न्यूनतम तापमान 11 डिग्री दर्ज किया गया है। वहीं ह्यूमिडिटी की अगर बात की जाए तो ये 100% दिखती है। ह्यूमिडिटी ज्यादा होने की वजह से कनकनी इस वक्त बढ़ गई है और लोग इस वजह से ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। इधर सड़कों पर कुहासे की वजह से वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगी हुई है। ठंड और कुहासे का जायजा लिया संवाददाता मुकेश कुमार ने। गोपालगंज में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और यहाँ पर कड़ाके की ठंड और शीतलहर की वजह से आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। और अभी देखेंगे कि आपकी आज जो गोपालगंज का जो न्यूनतम तापमान वो 11 डिग्री दर्ज किया गया है, लेकिन यहाँ पर जो ह्यूमिडिटी है वो मतलब जो है बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हर तरफ नमी दिखाई दे रही है आपको। यहाँ पर लोग अलाव के पास भी खड़े हैं और लोग आग जो है सेकने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो कुछ ठंड से राहत मिल सके। और गोपालगंज में पिछले कई दिनों से जो ठंड है, ठंड की वजह से आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है और यहाँ पर विजिबिलिटी कम है, जिसकी वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। रफ्तार पर ब्रेक लग गया है और NH 27 पर जो वाहनों की रफ्तार है वो धीमी हो गई है। यहाँ पर कुछ व्यवसायी हैं वो बैठे हुए हैं फूल बेचने के लिए, इनसे बात करते हैं। आप लोग कितने बजे से दुकान खोल के बैठे हुए हैं और क्या क्या दिक्कत है ठंड की वजह से? ठंड से वजह से बहुत सा दिक्कत है हम लोग का। ठंडा की वजह से घर से बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा है। हम लोग बिजनेसी आदमी हैं लोग, ठीक है। अब ठंडी हम लोग 4 बजे से यहाँ आके बैठते हैं लोग, बहुत सा ठंड लग रही है हम लोग को। तो कस्टमर आ रहा है कि नहीं आ रहा है ठंड की वजह से? ठंडे की वजह से बहुत आ रही है। कस्टमर आ रहा कि नहीं? ग्राहक मिल रहा है? ग्राहक कोई नहीं मिला है हम लोग को जी, कोई नहीं आ रहा है।
देखिए कड़ाके की ठंड की वजह से जो लोगों जो दिनचर्या है वो प्रभावित हुई है, और जो व्यवसायी वर्ग के लोग हैं, खासकर जो मंदिरों के पास फूल बेचने वाले लोग हैं, उनका कहना है कि ग्राहक नहीं निकल रहे हैं, जिसकी वजह से लोग जो है घर से बाहर निकलना बंद हो गया है, लोगों का कम हो गया है और इनकी आमदनी जो वो प्रभावित हुई है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। तो ठंड की वजह से इस वक्त चौतरफा परेशानी उठाते हुए बिहार के लोग हैं और बिहार में ठंड को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं छपरा में ठंड काफी बढ़ गई है। कोहरे का असर ये है कि दिन में भी गाड़ियों को हेडलाइट जलाकर चलनी पड़ रही है। छपरा में ठंड से परेशान लोगों से बात की हमारे संवाददाता संतोष ने। छपरा में भी सर्दी का सितम जारी है और बात अगर आज की करें तो आज साल का सबसे अधिक ठंडा दिन महसूस किया जा रहा है। सुबह से ही कनकनी है, कोहरा छाया हुआ। हम दिखाना चाहें कि ये अस्पताल चौक की सड़क है जो सीधे नगर थाना चौक को जाती है। आप देख सकते हैं किस तरह के हालात है यहाँ पे। कोहरा पूरे तरह से छाया हुआ, दिन में भी गाड़ियाँ जो है लाइट जला करके चल रही है। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। नाम बता दीजिए। कौशल किशोर। ये जो ठंड इस बार पड़ रही है किस तरह के हालात हैं? बहुत ज़्यादा है। मोटरसाइकिल पर तो बैठने पर अगर हाथ में ग्लव्स नहीं है तो लगता है कि हाथ का उंगली कट के गिर जाएगा। बहुत ज़्यादा, आज तो बहुत ज़्यादा ठंडा है। धूप निकल ही नहीं रहा है। धूप नहीं निकलने के कारण और ज़्यादा कोल्ड महसूस हो रहा है। हवा बहती है तो लगता है कि पैर हाथ सब जो है ठंडा हो गया। का सीजन चल रहा है। हाँ। प्रशासन द्वारा कोई व्यवस्था नजर आ रही है? ना, अभी कोई व्यवस्था नहीं है। पहले तो चौकों पर लकड़ियाँ रखी जाती थी, आग सुलगाई जाती, लेकिन कहीं भी ना कोई ठंडी के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। ठंड से रास्ते में चलने बहुत कठिनाई है। ड्यूटी निकलने के समय आदमी को मजबूरी है, जाना ही है, लेकिन कहीं भी कोई प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। रास्ते चलने में हाथ पैर ठंडा हो जा रहा है, लेकिन कहीं भी आके किसी भी चौराहे पर कहीं व्यवस्था नहीं है। ऑफिस जाना मजबूरी है, लेकिन प्रशासन की जो व्यवस्था है वो कहीं नहीं है। चूँकि चौक चौराहे पर आम दिनों में जो ठंड का मौसम होता है तो अलाव की व्यवस्था कराई जाती है आपदा विभाग द्वारा, लेकिन इस बार आपदा विभाग कहीं ना कहीं पूरी तरह से विफल नजर आ चुके। जो ठंड पड़ रही है उससे लोग काफ़ी परेशान हैं, लेकिन राहत जो प्रशासनिक राहत वो नहीं मिल रही है। लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर ये जो ठंड है ये मौसम कब बदलेगा, कब लोगों को राहत मिलेगी। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18, छपरा। तो पटना एयरपोर्ट पर सोमवार की रात जमकर हंगामा किया गया। दरअसल विजिबिलिटी कम होने की वजह से स्पाइस जेट की फ्लाइट डायवर्ट होकर कोलकाता चली गई। विमान को शाम 6 बजे लैंड करना था, लेकिन मौसम की वजह से शाम 7 बजे इसे कोलकाता में लैंड कराना पड़ा। रात 10 बजे तक जब विजिबिलिटी 1000 मीटर नहीं हुई तो सभी यात्रियों को बेंगलुरु ले जाया गया। यात्रियों ने बताया कि 3 घंटे तक फ्लाइट कोलकाता में रही, लेकिन खाने पीने को कुछ भी इन लोगों को मुहैया नहीं कराए गए। दूसरी तरफ पटना से इसी विमान से 160 यात्री बेंगलुरु जाने वाले थे। सभी के सभी पटना में ही फंसे रह गए, जिसके बाद यात्रियों ने जमकर हंगामा शुरू कर दिया। कई यात्रियों ने टिकट वापस किया तो कई लोगों ने मंगलवार के लिए टिकट फिर से बुक कराया। फ्लाइट देर होने और कैंसिल होने की वजह से टर्मिनल भवन में भीड़ लगी रही। यहीं पे रहेंगे ना, आप रहने का खाने का इंतजाम करो आप। तो देखिए कोहरे की वजह से इसका सीधा विमान सेवा पर असर और कई उड़ानों को फिलहाल रीशेड्यूल किया गया है, जिससे यात्रियों की काफी परेशानी बढ़ गई है। पटना एयरपोर्ट पर यात्रियों के लिए कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं। एयरपोर्ट पर परेशान यात्रियों से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता अमित कुमार ने। में गिरावट के कारण जो है वो विजिबिलिटी जो है वो काफ़ी कम है। आज पटना का तापमान जो है वो लगभग 10 से 11 डिग्री मापा गया है और आपको दिखाना चाहेंगे कि ये देखिए पूरा जो कह सकते हैं कि शहर जो है वो कुहासे के जद में है। ख़ास तौर पे जो विजिबिलिटी कम होने के कारण जो है खासा असर वो एयर प्लेन पे पड़ा है। जो जहाज़ है उसके आवागमन पे जो है वो खासा असर पड़ा है और यहाँ पे जो पैसेंजर्स हैं वो देख रहे हैं काफ़ी देर से यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं विजिबिलिटी क्लियर हो और इनकी उड़ान जो है वो शुरू हो और उसके बाद ये लोग जो है अपनी यात्रा जो है वो प्रारंभ करें। तो यहाँ पे एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से भी जो है इन यात्रियों के लिए कुछ खासा इंतजाम नहीं किया गया है। बैठने को लेकर के कहा जाए तो ये ओपन जो स्पेस है वहीं पे ये यात्री बैठे हैं और काफ़ी परेशानी हो रही है। कोई व्यवस्था नहीं है। नाइट में हम लोग का टिकट कैंसिल हो गया, हम लोग ऐसा ही बाहर पड़े रहे ठंडा में। कोई व्यवस्था नहीं किया गया? व्यवस्था नहीं किया गया। अभी भी ओपन स्पेस में आप? हाँ, ओपन स्पेस में। कितने बजे की फ्लाइट है? मेरा 2 बजे की, 2:10 की। कितने देर से आप यहाँ पे हैं? मैं तो सुबह 4 बजे से हूँ, तो अंदर जाने भी नहीं दे रहा है, ऐसे ही बैठ रहा हूँ। ठंड में बैठे हैं? बस। कोई व्यवस्था नहीं है? नहीं, व्यवस्था तो अंदर जाने नहीं दे रहा है, तो व्यवस्था थोड़ा ऐसे ही है, बाहर में रहना बोल रहा है तो
समझ सकते हैं कि ये परेशानी है आम लोगों की है कि महिलाएं जो है वो भी जो है देख सकते हैं कि यूं ही जो है खुले आसमान के नीचे ये लोग बैठे हुए हैं, तो इनसे ही बात करते जानते हैं। ये बताइए कहाँ जाना? बहुत दिक्कत हो रहा है, बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। व्यवस्था होनी चाहिए थी बैठने के लिए ठंड में। जी व्यवस्था होना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रूबी। ये बता रही हैं, इनका भी कहना है कि व्यवस्था होनी चाहिए थी, खुले आसमान के नीचे जो है इन लोगों को बैठना पड़ रहा है, जिसके कारण से इन लोगों को खासी परेशानी हो रही है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और चलिए अब आपको कोहरे के कहर की एक दर्दनाक तस्वीर दिखाते हैं। ये बड़ी खबर छपरा से आ रही है, जहां तरैया के गंडार गांव स्टेट हाईवे पर स्थित एक मनिया पुल की रेलिंग तोड़कर पेट्रोल से भरा हुआ टैंकर नदी में समा गया। हादसे के बाद ग्रामीणों ने नदी में कूदकर उपचालक को तो बचा लिया, लेकिन चालक अंदर ही फंसा हुआ है। टैंकर के आगे का हिस्सा जो है वो पूरी तरह से पानी में धंस गया है। बताया जा रहा है कि हादसा कोहरे की वजह से हुआ। ड्राइवर सड़क नहीं देख पाया कोहरे की वजह से, और इसी वजह से पुल की रेलिंग को तोड़ते हुए नदी में जा गिरा। खलासी को इलाज के लिए फिलहाल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इसकी पहचान मुजफ्फरपुर जिले के चैनपुर बांगरा निवासी रशीद आलम के रूप में की गई है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देखिए, जहां पर कोहरे का कहर, जिस वजह से तेल से भरा हुआ ये टैंकर जो है वो हादसे का शिकार हो गया। और इस टैंकर में उस वक्त चालक और एक सह चालक मौजूद था, जिसे बचाने की हर संभव कोशिश जो है वो स्थानीय स्तर पर ग्रामीणों की तरफ से की गई। हालांकि उपचालक को तो बाहर निकाल लिया गया, फिलहाल इसका इलाज चल रहा है स्थानीय अस्पताल में, लेकिन चालक अभी भी अंदर ही फंसा हुआ है। कोहरे की वजह से जो जानकारी सामने आ रही है, चालक को सड़क नजर नहीं आई और उसकी वजह से रेलिंग को तोड़ते हुए ये तेल से भरा हुआ टैंकर जो है वो पानी में जा समाया। तो विजिबिलिटी बेहद कम है, ठंड बढ़ गई है। संक्रांति के बाद से ठंड के कम होने की आशंका और उम्मीद जाहिर की जा रही थी, लेकिन अभी इस वक्त के हालात ये हैं कि विजिबिलिटी जो है वो बेहद कम है। कोहरे की वजह से यातायात पर इसका सीधा असर, रफ्तार जो गाड़ियों की है उस पर ब्रेक लगी हुई है, लेकिन इसी वजह से, कोहरे की वजह से, धुंध की वजह से देखिए ये तेल से भरा हुआ टैंकर जो है वो रेलिंग को तोड़ता हुआ नदी में समा गया। और बात नीतीश मंत्रिमंडल की कर लेते हैं, जिसके विस्तार में अभी और वक्त है। ये बात खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कही है, इसके पहले कि ये कयास लगाए जा रहे थे कि आज कैबिनेट का विस्तार संभव हो सकता है। हमको लगता है जल्दी हो जाएगा, लेकिन अब कैसे कहेंगे 2 दिन में होगा कि 10 दिन में होगा, लेकिन होगा जल्दी। मंगलवार को मंत्रिमंडल विस्तार की कयासबाजी पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विराम लगा दिया। नीतीश कुमार ने बताया कि मंगलवार को मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होगा, लेकिन जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। नीतीश कुमार ने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर घटक दलों के बीच किसी भी तरह की खटपट से इंकार किया। तो सर ऑल इज वेल, सब कुछ है ना सर? सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। उन लोगों का आपस में बातचीत का मतलब जो था, तो वो कुछ बीच में जो उन लोगों का जो संपर्क और बातचीत करना था, जिनको करना था, तो पार्टी के अंदर थोड़ा उसमें थोड़ा समय लगा है, तो कोई बात नहीं है, लेकिन अब कोई दिक्कत नहीं है, सब बात करके फाइनली सब बताएंगे। दरअसल रविवार को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की थी, और वापस लौटते समय संजय जायसवाल ने संकेत दिया कि सोमवार सुबह तक तस्वीर साफ हो जाएगी, जिसके बाद ये कयास लगाया जाने लगा कि मंगलवार को मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है। लेकिन नीतीश कुमार ने साफ साफ बयान देकर तस्वीर साफ कर दी। हमको लगता है जल्दी हो जाएगा, लेकिन अब कैसे कहेंगे 2 दिन में होगा कि 10 दिन में होगा, लेकिन होगा जल्दी। 16 जनवरी को राज्यपाल फागू चौहान ने मुख्यमंत्री के अलावा 14 मंत्रियों को शपथ दिलाई थी, लेकिन मेवालाल चौधरी के इस्तीफे के बाद नीतीश मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री के अलावा 13 मंत्री हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के 7 मंत्री हैं, जनता दल यूनाइटेड के 4 मंत्री हैं, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के 1 मंत्री हैं और विकासशील इंसान पार्टी से 1 मंत्री है। चूंकि बिहार विधानसभा में इस बार बीजेपी के ज्यादा विधायक हैं, लिहाजा ये उम्मीद है कि मंत्रिमंडल विस्तार में बीजेपी के ज्यादा विधायक मंत्री बनेंगे। किस किस को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, अभी यह तस्वीर साफ तो नहीं है।
लेकिन शाहनवाज हुसैन को बड़ी जिम्मेदारी मिलने की उम्मीद है और संभावना ये भी है कि इस बार मंत्रिमंडल विस्तार में युवाओं को ज्यादा मौका मिलेगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और अब बात फिल्म तांडव की। जी हां, ये वेब सीरीज है। सैफ अली खान के हाल में रिलीज तांडव वेब सीरीज को लेकर शुरू हुए विवाद के बाद अब मुजफ्फरपुर में इस फिल्म के निर्माता, निर्देशक सहित कई अन्य लोगों पर परिवाद दायर कर दिया गया है। वहीं आरजेडी का ये कहना है कि फिल्म निर्माताओं को इस तरह के फिल्मों के निर्माण से बचना चाहिए। सभी धर्म और मजहब के लोगों की भावनाओं का ख्याल रखना जाना बेहद जरूरी है। तांडव वेब सीरीज के प्रसारण के बाद जिस तरह से लोगों की भावना आहत हुई है, इस पर विवाद हुआ है। मुजफ्फरपुर में परिवाद भी दायर किया गया है। किसी भी निर्माता निर्देशक को इस तरह के फिल्मांकन को प्रसारित करने से पहले इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि किसी भी धर्म के लोगों की भावना आहत ना हो। तो वेब सीरीज तांडव पर बीजेपी ने आपत्ति जाहिर की और कहा कि फिल्मों में दृश्य दिखाने से फिल्म निर्माताओं को बचना चाहिए। निश्चित तौर पर यह घोर आपत्ति है और किसी के आस्था के साथ, हिंदू देवी देवताओं के साथ आस्था का खिलवाड़ ये कतई बर्दाश्त नहीं है। पर उन निर्माताओं को भी सोचना चाहिए कि इस प्रकार का परिदृश्य नहीं दिखाना चाहिए। पब्लिसिटी के लिए बहुत आयाम हो सकते हैं, पर इस प्रकार का पब्लिसिटी पाने के लिए इस प्रकार का दृश्य को अवलोकित नहीं होना चाहिए। तो निश्चित तौर पर यह घोर आपत्ति है और इस प्रकार का विषय कभी नहीं होना चाहिए। समाज में वैमनस्यता फैलता है। परिवाद पत्र इस देश के अंदर संविधान के तहत किसी को अधिकार प्राप्त है, उस संबंध में तो सक्षम जो न्यायालय वो विचारार्थ करता है। इसलिए ये लोकतंत्र में किसी को अधिकार है, कोई कहीं पर परिवाद पत्र दायर कर सकता है देश के किसी भी कोने में। लेकिन क्या इस तरह की फिल्मों के सीन को दिखाने से गुरेज करना चाहिए निर्माताओं को? अब इस संबंध में मैंने फिल्म देखा नहीं, इसलिए मैं कोई